नमस्कार, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कराची में बड़ा विमान हादसा हुआ है। लाहौर से कराची जा रही फ्लाइट क्रैश हो गई और हादसे में क्रू मेंबर सहित 98 लोगों की मौत हो गई। कराची में लैंडिंग से ठीक पहले यह हादसा हुआ। जिन्ना एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर पहले यह विमान क्रैश हो गया। पायलट ने एटीसी को तकनीकी खराबी की जानकारी दी थी, लेकिन इस बीच अगर कुछ कर पाते या कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। लाहौर से कराची जा रही थी फ्लाइट जो क्रैश हो चुकी है और यह भी जानकारी है कि यह जाके रिहायशी इलाके में लैंड हो गई, वहां पर गिरी है और क्रैश होने के बाद जहाज कुछ घरों पर जाकर गिरा है और इसी वजह से यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो सकता है, उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज के दिन की बड़ी खबर, दुखदाई खबर। एक तरफ कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर है, पाकिस्तान भी उससे अछूता नहीं और इस बीच एक विमान के क्रैश होने का पूरा मामला सामने आया। और आमतौर पर जब विमान कोई क्रैश हो तो उसमें बचने की संभावना किसी भी यात्री की बेहद कम हो जाती है और कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। क्रू मेंबर्स के साथ 98 लोग, लगभग 100 लोग सवार थे। इस एयर बस बताई जा रही है। आपको बता दें कि वो क्रैश हुआ, जहाज और रिहायशी इलाके पर जाकर गिरा है और उसके बाद तस्वीरें आप देखिए, सब कुछ बयान करने के लिए काफी हैं। 98 लोगों की मौत की खबर पुष्टि अब तक की जा चुकी है। जिन्ना एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर पहले ही यह जहाज क्रैश हो गया और लगभग यही जानकारी है कि सारे जो मुसाफिर हैं, सभी मुसाफिर, उनकी मौत हो गई है। पाकिस्तान के कराची से बड़ी खबर, दिन की दुखदाई खबर आप कह सकते हैं, दुखद खबर, क्योंकि 98 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। ये जहाज तकनीकी खराबी की वजह से कोई दिक्कत थी और जो जहाज के क्रू मेंबर्स थे, पायलट थे, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई, क्योंकि हर समय जो जहाज होता है वो जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज होती हैं या और जो अथॉरिटीज होती हैं उनके साथ जहाज के मेंबर हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। हर एक सेकंड का अपडेट उन तक पहुंचाया जाता है और पाकिस्तान में इस समय किस तरह के हालात वहां पर हैं, ये तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी। एम्बुलेंस की लंबी कतारें भी वहां पर नजर आ रही हैं। एक एक करके लोगों को वहां से, उनकी बॉडीज को वहां से निकाला गया। जो जानकारी है कि 98 लोगों की मौत हो गई है, लगभग सभी लोगों की मौत हो गई है। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि आमतौर पर जब कोई प्लेन क्रैश हो, इस तरह से जहाज का हादसा हो, तो इस बीच बचने की संभावना नाम मात्र होती है, बेहद कम संभावना होती है कि कोई बच जाए। किसी की बहुत ही अच्छी किस्मत हो तो शायद वो बच जाए, लेकिन ऐसा लगना ही रहा कि यहां पर हुआ है और इस बीच भगदड़ भी वहां पर बची हुई नजर आई। रिहायशी इलाके पर जाकर गिरा था और इस वजह से यह भी कहा जा रहा है कि संख्या बढ़ सकती है और भी ज्यादा संख्या हो सकती है जिनकी मौत हुई है उनकी। आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक बड़ी खबर है उसका रुख करेंगे। लॉकडाउन में सिद्धू मूसेवाला की तलाश जारी है। जी हां, सिद्धू मूसेवाला की तलाश कर रही है पुलिस। मानसा में मूसेवाला के घर पर ताला लटका है, गांव में ही छिपा बैठा है सिद्धू मूसेवाला, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सिद्धू मूसेवाला पर लटके गिरफ्तारी की तलवार, दरअसल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक हथियार चलाता हुआ नजर आया और इस बीच आर्म्स एक्ट भी लगा दिया गया। हाईकोर्ट में भी मामला पहुंच गया था और इस बीच गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई सिद्धू मूसेवाला के ऊपर। पंजाब का एक बड़ा सिंगर बन चुका है सिद्धू मूसेवाला, लेकिन विवादों से नाता ऐसा है कि एक के बाद एक विवाद चलते जुड़े जा रहे हैं और जुड़ते जुड़ते एक लड़ी इस तरह से बन चुकी है कि लग नहीं रहा कि इन विवादों से कभी पीछा छूटेगा सिद्धू मूसेवाला का। तो मानसा में मूसेवाला के घर पर लटका हुआ है ताला और इस बीच जानकारी यह भी है सूत्रों के हवाले से कि वह अपने गांव में ही कहीं और छिपा हुआ है और पुलिस भी पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार है और इस बीच घर पर है ताला। रुक करते बलदेव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानसा से। बलदेव, क्या कुछ इस समय आपके पास जानकारी गिरफ्तारी को लेकर? क्या गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं सिद्धू मूसेवाला को लेकर पुलिस की तरफ से? क्या कुछ जानकारी आपके पास बलदेव? जी गौरव, संगरूर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि सिद्धू मूसेवाला की गिरफ्तारी हो, क्योंकि आर्म्स एक्ट ऐसा है उसमें 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और इस पे एक्स्ट्रा है जो वारंट निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी धारा में वादा हुआ था तब से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गांव वाले बताते हैं कि कल भी पुलिस ने छापामारी की थी, लेकिन जैसे ही हम उनके गांव में गए तो उनके घर पर ताला लटका हुआ था और गांव वासियों ने बातचीत में बताया कि कल सिद्धू मूसेवाला गांव में ही
रह रहा है, कहीं छिपकर रह रहा है, रात को घर आता है, उसके फैन जिस तरह लगातार दूर दराज से वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला पुलिस को देखते ही इधर उधर हो जाता है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि उसकी गिरफ्तारी हो। जी। और पुलिस का अभी तक इसमें कोई बयान सामने आया हो, कोई स्टेटमेंट सामने आई हो बलदेव की? पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है? देखिए गौरव, बताना चाहूंगा कि पुलिस ने अगर उसे सचमुच ही गिरफ्तार करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी एक फॉर्मेलिटी कर रही है, सिर्फ छापेमारी कर वापस चली जाती है, लेकिन वो गांव में ही है। अगर पुलिस सचमुच चाहे तो वो 10 मिनट में गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन पुलिस का रवैया अभी तक उसे गिरफ्तार करने का नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति का है। जी गौरव। और गांव मूसा, अगर इसके बारे में बता पाए, कितना बड़ा गांव है, कितने लोग यहां पर रहते हैं? क्योंकि ये समझना चाहेंगे ना कि पुलिस को क्या वाकई दिक्कत है, पूरा गांव इतना बड़ा है कि लोगों तक पहुंच ही ना पाए पुलिस, या पता ही ना लग पाए कौन से गांव के कौन से घर में है मूसेवाला? जी गौरव, सिद्धू मूसेवाले का गांव मूसा है जो मानसा से 5 किलोमीटर दूर है। 8-10 हजार वोट है यहाँ की, और गांव की सरपंच उसकी माता चरण कौर है, जिसमें उसने प्रचार भी किया था। लेकिन गांव में उसकी अच्छी पोजीशन है, जिसकी वजह से पुलिस घर घर में तलाशी नहीं ले सकती, इसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। जी गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। मानसा में मूसेवाला के घर पर ताला लटका है, लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मूसेवाला गया कहीं नहीं, अपने गांव में ही है। इस बीच पुलिस क्या गिरफ्तार करेगी, कब करेगी, किस तरह से कार्रवाई करेगी? क्योंकि कानून तो देखिए सबके लिए एक है। कोई बड़ा हो सकता है, कोई ओहदे में बड़ा हो सकता है, किसी के पास शोहरत बहुत हो सकती है, दौलत बहुत हो सकती है, लेकिन कानून से बड़ा तो कुछ भी नहीं। तो अगर वीडियो बनाई या फिर हथियार चलाए और वो गैर कानूनी था, आर्म्स एक्ट लग गया और कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया, गिरफ्तारी की तलवार है, तो फिर कार्रवाई का सामना तो मूसेवाला को भी करना होगा। यह बहुत स्पष्ट है, क्योंकि कानून के मुताबिक हर कोई एक समान है और कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा कि मानसा पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है, कितनी जल्दी मूसेवाला को हिरासत में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब हिमाचल का रुख होगा। हमीरपुर ने हिमाचल की परेशानी को बढ़ा दिया है। जहां हमीरपुर में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट, एक साथ 12 नए मामले सामने आए। कल 31 मामले आए थे। जिले में अब तक कोरोना के 53 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। और हमीरपुर की स्थिति देखिए आप। इस समय हमीरपुर हिमाचल के लिए सबसे बड़ी टेंशन, स्वास्थ्य विभाग के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए, हिमाचल की सरकार के लिए एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हमीरपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, 31 मामले कल तक आए थे और 12 मामले आ गए अब एक बार फिर से इकट्ठे। और टोटल अगर संख्या इनकी बात करें तो अब तक 53 मामले पॉजिटिव केसेस हमीरपुर में हो चुके हैं। हिमाचल में एक समय ऐसा था जो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि सब कुछ एक रफ्तार रुक गई थी और लग रहा था कि ऑल इज वेल है और दूसरे राज्यों में बहुत केसेस हो सकते हैं, लेकिन हिमाचल में कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल में बहुत अच्छे से हैंडल किया सभी चीजों को। लेकिन इस बीच एक के बाद एक मामले आने शुरू हुए और मामले बढ़ते बढ़ते देखिए 125 के पार पूरे हिमाचल में जा चुके हैं। और केवल हमीरपुर का जिक्र करें तो 53 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। रुक करते मेरे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, जसबीर कुमार हमीरपुर से। जसबीर, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी? एक बार फिर से 12 नए केस हमीरपुर में कोरोना पॉजिटिव। जी बिल्कुल, आपको सही कहें कि तो हमीरपुर में जो केस बढ़ते जा रहे हैं और अभी फिलहाल जो 12 केस हैं इनसे हमीरपुर की सारी दिक्कतें बढ़ा दी हैं। और जो फिलहाल इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो मुंबई ट्रेन है उनके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जो हमीरपुर गए तो उनसे अभी बात नहीं हो पा रही, वो फोन पिक नहीं कर रहे। लेकिन जो हमारे जो गुप्त सूत्रों के पता कि जो सारे लोग हैं जो बाहरी प्रदेशों से आए हैं उनको इंश्योर क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन जो 12 मामले हैं उसके बारे में सारी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अभी ये अपडेट जी। मतलब इन 12 लोगों का नहीं पता कि ये क्वारंटीन किए गए थे, लोगों को अपने घरों तक जाने दिया गया था, ये क्लियर नहीं अभी पिक्चर। जसबीर, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल जी, हम आपको बता दें कि ये अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए थे और इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन किए गए थे 12 लोग। और फिलहाल जो प्रशासन है इनकी ओर पूरी डिटेल खंगाल रहा है जी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि 12 नए केस सामने आए हमीरपुर से। टोटल देखें तो 53 मामले अभी तक हो चुके हैं। केवल हमीरपुर का मैं जिक्र कर रहा हूं, 31 मामले कल भी आए थे। तो संख्या तो लगातार बढ़ रही है और यह बढ़ती हुई संख्या कहीं ना कहीं परेशानी और दिक्कतों का एक कारण भी लाजमी तौर पर प्रशासन के लिए।
चलिए अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब में शराबबंदी की चर्चाएं होने लगी हैं और इस बार आवाज बाहर से नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी से ही उठी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अकाली दल को सलाह दी है कि शराब पर इतने शोर शराबे से अच्छा है कि वो शराबबंदी की ही हिमायत कर लें। शराब की कमाई से सरकारी खजाने को सेहतमंद करने की कोशिशें अभी रफ्तार भी नहीं पकड़ पाई थी कि पंजाब में शराब के शौकीनों के माथे पर शिकल लाने वाली बहस शुरू हो गई। सालों से जिसकी वजह से शादी पार्टियों की रौनक कायम है, जो मशहूर गीतों के मुखड़े में मौजूद है और हर जश्न की जरूरत, उसी शराब को पंजाब से दूर करने की बातें होने लगी हैं। कहां बात घाटे और घोटाले के इल्जामों और सरकार की अंदरूनी तकरार से शुरू हुई थी और कहां अब कांग्रेस के सूबाई कप्तान विपक्ष को मशवरा दे रहे हैं कि बवाल की जड़ को ही क्यों खत्म नहीं कर देते। सुनील जाखड़ यूं तो जवाब अकाली दल की तरफ से हर रोज लगा रहे आरोपों पर दे रहे थे, मगर साथ में उन्होंने ये सलाह देकर सबको चौंका दिया कि अकाली दल पंजाब में शराबबंदी की पैरवी करे। कोई किसी किस्म दी सारे दे सारी जड़ा थोड़ियां बिठाइयां। मैं तो अकालियां नूं कहना भी तुसीं एक रेजोल्यूशन पंजाब उस लैके आओ असैंबली दे अंदर भी शराब बंद कराओ पंजाब दे अंदर। पंथक पार्टी होने के नाते इन्हां दा नहीं फर्ज बनता। पंथ के नाम से पंजाब नूं पिछले 70 सालों तो बेवकूफ़ बना रहे है। 50 साल इन्होंने राजनीति के अंदर राज करके 5 बारी मुख्यमंत्री बन गए इन्हों के, क्यों नहीं ये लोग लैके आते इस किस्म का दोगलियां गल्लां करते हैं। हिपोक्रेट जिन कहते हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इन्हों के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और साढ़े वाला कितने ने कोई पकड़ा गया। मैं कहना इन्हों के जिन्नी टॉप लीडर सी देवर ऑल दारू के ठेकेदार आप। सत्ताधारी पार्टी का सूबा प्रधान ऐसी नसीहत दे रहा हो तो विपक्ष भला कैसे मौका छोड़ देता। बीजेपी ने याद दिलाया कि सत्ता में अकाली दल नहीं बल्कि कांग्रेस है और अगर शराबबंदी का मन है तो फिर विरोधी क्यों, सीधे सरकार फैसला ले। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जाखड़ साहब, तुसी पंजाब के अंदर शराबबंदी लागू करना चाहते हो ते स्वागत है। सब नालों पहला पंजाब के मुख्यमंत्री जिहड़े पंजाब के एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर ने वो शपथ लैके कि ना शराब पीएंगे ना पिलाएंगे, इस शपथ लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी विधान सभा च प्रस्ताव लैके आन, असी स्वागत करांगे। शराब खपत के मामले में पंजाब देश के टॉप 3 सूबों में शुमार है। मतलब साफ है कि सूबे में शराब के शौकीनों की तादाद अच्छी खासी है। इसलिए जाखड़ के मशवरे के बाद खुद कांग्रेस के नेताओं को ही सामने आकर कहना पड़ा कि शराबबंदी कम से कम पंजाब में तो मुमकिन नहीं है। हर एक नूं इस गल दी आज़ादी है और ये हिंदुस्तान के अंदर इस गल दी किते पाबंदी हैगी नहीं और ये देश का एक सूबा पंजाब भी हैगा और पंजाब के लोग भी शौकीन हैगे है। अगर कोई आदमी पींदा है या कोई छड़दा है, उसकी अपनी मंशा से डिपेंड करता है। असी किसी को जबरदस्ती थोड़ी मूँह च पान जाता कोई आदमी कि पी लो। पंजाब में शराबबंदी को लेकर बातें पहले भी उठती रही हैं, लेकिन सबको मालूम है कि ये सब इतना आसान नहीं, खासकर जीएसटी लागू होने के बाद, जिससे टैक्स वसूली के सूबों के अधिकार कम कर दिए। छूटा तो सिर्फ शराब और पेट्रोल, जिसके जरिए कमाई सीधे सूबे के खजाने तक पहुंचती है। शराब से पंजाब को सालाना 5,000 से 6,000 करोड़ के बीच कमाई का अंदाजा है। यही वजह थी कि लॉकडाउन के दौरान कैप्टन बार बार शराब के ठेके खोलने की वकालत करते रहे और 2016 में चुनाव प्रचार के दौरान भी वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि पंजाब में शराब की बिक्री बंद करना किसी के हक में नहीं। कैप्टन ने कहा था, प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है और पंजाब में सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्साइज और टैक्सेशन विभाग से आता है। अगर वो बंद हो गया तो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाएगा। बावजूद इसके देश में 5 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां शराबबंदी लागू है। बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है, जबकि पड़ोसी हरियाणा ने भी 1996 में शराबबंदी का फैसला लिया था, लेकिन बाद में साथ लगती सीमाओं से बढ़ती तस्करी के बाद फैसला वापस लेना पड़ गया। यानी शराबबंदी का फैसला कभी भी आसान नहीं रहा है और जब तस्करी की तोड़ के तौर पर ही
शराबबंदी के आइडिया को पेश कर दिया जाए तो फिर नए सवाल तो खड़े होंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पंजाब में इस समय बात शराब की बहुत हो रही है, शराब की पॉलिसी को लेकर, और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। और बात तो मजदूरों की भी हो रही है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर खूब बवाल हुआ, जमकर राजनीति भी हुई, लेकिन नतीजा निकला कुछ नहीं। इसके बावजूद मजदूरों के नाम पर अभी भी सियासत जारी है। अब पंजाब और हरियाणा आमने सामने है। लॉकडाउन में मजदूरों की बेबसी और लाचारी ने हर किसी को झकझोर दिया, लेकिन मजदूरों के नाम पर अभी भी सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर हो रही सियासत अब पंजाब और हरियाणा शिफ्ट हो गई है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रियंका गांधी को नसीहत दी। अनिल विज ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में प्रियंका गांधी को पहले पंजाब जाना चाहिए, जहां के मजदूरों को घर पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब ये लगातार भूखे प्यासे, कोई अमृतसर से चल के, कोई गुरदासपुर से चल के, कोई जलंधर से चल के और सीमा क्रॉस करके ये बेचारे आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी को इनकी तकलीफ नजर नहीं आती है? करे जाके कहे अमरिंदर सिंह को, हम तो कह चुके बार बार कि इनको पंजाब में रोको, और इन मजदूरों की जिम्मेवारी पंजाब सरकार की है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस अपने पॉलिटिकल एजेंडे के मुताबिक तमाशा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी हरियाणा के गृह मंत्री पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने अनिल विज पर घटिया राजनीति का आरोप लगाया। मेनली गल ये है, जिन्नियां घटिया राजनीति आ ਜਿਹੜੇ हरियाणा के गृह मंत्री विज दी है, वो किसी दी नहीं। मैं तुहानूं एक गल कहां कि ਜਿਹੜੇ लोग 15 ਲੱਖ लोग इत्थे है, और बहुत सारे लोग है ਜਿਹੜੇ हरियाणा के बार्डर के उपर सीगे, वो हरियाणा के बार्डर वाले लोग अब टप के उधर जाके यूपी नूं जाना चाहुंदे सी, उत्थे यूपी के बार्डर ते गए, उन्होंने अपने घर नहीं जान दिता। और जोगी साहब ने बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, अपने घर एंटर नहीं होने दिता, उन्होंने कुट के बसां च पा के हरियाणे च सुट दिता, हरियाणे ने बसां च पा के पंजाब च वापस सुट दिता। पंजाब से हजारों की तादाद में मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकले, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने उनके साथ क्या सलूक किया, ये भी हमने देखा। कुल मिलाकर मजदूरों के नाम पर राजनीति कभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन आज मजदूरों की हालत क्या है, इसे अगर कोई देखने वाला होता तो आज ये दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होते। अंबाला से कृष्ण वाली और चंडीगढ़ से पंकज कपाही, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। लॉकडाउन में अगर आपको ईएमआई चुकाने की चिंता सता रही है तो आपके लिए अच्छी खबर है। आरबीआई ने अब ईएमआई भुगतान पर 3 महीने की और भी छूट दे दी है। साथ ही रेपो रेट में भी कटौती से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सहित सभी तरह के कर्ज पर ईएमआई अब सस्ती होगी। कोरोना काल में बेजान पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की हर संभव कोशिशें जारी हैं। इस बीच आरबीआई ने बैंकों से कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत दी है। एक तरफ जहां ईएमआई भुगतान पर 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है, तो दूसरी तरफ रेपो रेट में 0.40% की कटौती की गई है। आरबीआई के फैसले के बाद लोन की ईएमआई अगस्त तक नहीं चुकाने की छूट मिली है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक आप पर दबाव नहीं डालेगा। वहीं आपका क्रेडिट स्कोर भी दुरुस्त रहेगा, यानी बैंक की नजर में आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त ब्याज देना होगा। वहीं दूसरा बड़ा ऐलान रेपो रेट में 0.40% की कटौती को लेकर हुआ है। इस फैसले से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सहित सभी तरह के कर्ज पर ईएमआई सस्ती होगी। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%.
Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. हालांकि जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट से चिंता बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रह सकती है। वहीं लॉकडाउन की वजह से महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, महंगाई दर अभी भी 4% के नीचे रहने की संभावना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई तरह के सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। By Q3 and Q4 of the current financial year, it is expected that the headline inflation will fall below the target of 4%. As and when the situation warrants, to the best of our ability, we are reacting to situations, we are trying to anticipate and also trying to be proactive, and that shall continue to be under the underlying theme of our approach. फिलहाल आरबीआई के फैसलों से उन लोगों ने राहत की सांस ली है जिन्हें लोन की ईएमआई की चिंता सता रही थी। लेकिन आने वाले दिनों में इन फैसलों से लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आता है, ये अभी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस समय अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया मीडिया के मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सीधा रुख करेंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कुछ वजीरां ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਲਾਓ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15-20 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ 188, 505 ਤੇ 67 ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨਿਟੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਅਦਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਵੇਖੋ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ ਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਗਰ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨ ਸੀ, ਮਾਰ-ਮਾਰ ਚਾਕੂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਰ-ਮਾਰ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨ ਉਹਦੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 14 ਵਾਰੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਵਾਰੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇੱਕ ਯੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ है। जिस नवां शहर जिले की खबर इन्नी उजागर हुई सी। तो विक्रम मजीठिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कैप्टन सरकार के ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं और इस बीच वो जिक्र कर रहे हैं जो पत्रकारों के ऊपर हमले हुए उसको लेकर वो सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।